प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को मैंने सालों तक अवॉइड किया बिकॉज इट नेवर रियली वर्कड फॉर मी। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि प्राइस एक्शन मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनली कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो मेरे लिए ट्रेडिंग जर्नी में लाइफ चेंजिंग थे। एंड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग आई वाज मेनली फोकसिंग ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलोन, जिसके कारण अगर मैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर भी लेता था तब पर भी आई लॉस्ट द मनी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद आई रियलाइज कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए नहीं लूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कैंडल्स रीड करने नहीं आती, बल्कि वो इसलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि वो कैंडल्स को जीरो कॉन्टेक्स्ट के साथ रीड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि प्राइस कैसे मूव कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सेटअप यूज कर रहे हो या कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी फेल ही होगी। और तो और आजकल हर कोई प्राइस एक्शन को डिक्शनरी की तरह टीच कर रहा है, पर मार्केट ऐसे मूव नहीं करती है। ये एक स्टोरी की तरह मूव करती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप सीधा बुक खोल के लास्ट पेज पे चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आप फिर से बिना कॉन्टेक्स्ट के ट्रेड कर रहे हो। और जब आपको मार्केट की रियलिटी समझ में नहीं आती और उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ एक परसेप्शन पे ट्रेड करते हो, एंड दैट इन माय ओपिनियन इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। पर अगर आप ये 3 स्टेप्स जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो फॉलो कर लेते हो तो आप भी प्राइस एक्शन को एक मैकेनिकल और मेथोडिकल वे में फॉलो कर पाओगे और ट्रेडिंग आपके लिए भी पहले के कंपैरिजन में बेटर और इजी हो जाएगी। एंड 3 स्टेप्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज डायरेक्शन या स्ट्रक्चर, दूसरा लोकेशन या प्लेस, और तीसरा है एग्जीक्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सीधा डायरेक्शन से। सबसे पहले चीज जो आपको हमेशा करनी है वो है मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। और इस स्टेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको अपने से पूछना है कि प्राइस का कंट्रोल किसके पास है, बायर्स के पास या सेलर्स के पास। क्योंकि अगर बायर्स कंट्रोल में है तो हम लोग को सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ढूंढनी है, और अगर सेलर्स कंट्रोल में है तो हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढनी है। तो ये हमेशा आप हायर टाइम फ्रेम पे करते हो। मेनली हम लोग यहाँ पे यूजुअली 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं और ट्रेंड डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस प्राइस एक्शन। ये बिल्कुल ऑब्वियस है यहाँ पे कि प्राइस यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ऊपर गई है। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज पता चल गया है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में। यहाँ पे प्राइस पहले ऊपर गई, फिर प्राइस पुल बैक ली और फिर दोबारा से ऊपर गई, फिर पुल बैक ली, एंड नाउ वी आर हियर। तो अब हमारा सबसे पहला काम ये है ट्रेंड एस्टैब्लिश करना और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, जो कि हमारे लिए यहाँ पे है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अपना स्विंग रेंज को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि ये स्विंग लो फॉर्म होने के बाद प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इसीलिए ये हमारा स्विंग लो है और यहाँ पे ये रेंज का बॉटम है, और ये हमारा स्विंग हाई है क्योंकि यहाँ से प्राइस दोबारा पुल बैक लेना स्टार्ट करती है, एंड दैट्स व्हाई ये हमारा रेंज का हाई है। अब हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते वक्त स्विंग रेंज इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम अपना फोकस, टाइम और रिसोर्स सिर्फ एक टाइट रेंज में नैरो रख सकें। क्योंकि जब आप मार्केट में बिना रेंज के ट्रेड करते हो तो आपको पता ही नहीं होता है आपको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, और इसीलिए यूजुअली लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं क्योंकि वो गलत रेंज में गलत साइड की ट्रेड ले रहे होते हैं। इस केस में भी अगर मार्केट इस रेंज के बाहर चली जाती है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, जिसका मतलब है कि इस स्विंग रेंज के बाहर जो भी है वो सिर्फ एक नॉइज है और एक डिस्ट्रैक्शन है। दैट्स इट फॉर स्टेप 1। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड द डायरेक्शन जो कि बुलिश है, और हम जानते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए एंटर करेंगे। अब हमने यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन के बारे में इसे सही तरह से कैसे आइडेंटिफाई करना है डिटेल में ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपको इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी हम लोग उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2 जो कि है लोकेशन। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता है कि अब आपको यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड ही लेना है क्योंकि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में। बट नाउ द बिग क्वेश्चन इज वेयर, मतलब कि हमें कहाँ पे बाय करना है, और इसका जवाब है कि एक अच्छे से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम रैंडमली कहीं रेंज के बीच में एंटर कर लें और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब कर लें। जैसे अगर हम यहाँ पे रैंडमली शॉर्ट पोजीशन के साथ यहाँ पे एंटर कर जाते तो हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ता और रेंज के बॉटम पे हम यहाँ पे अपना टारगेट रखते, जिसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मिलता, विच इज जस्ट नॉट वर्थ इट। तो लोकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कई टाइप के हो सकते हैं। अब ये सप्लाई और डिमांड भी हो सकता है, फ्लिप जोन भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फ्लिप प्लस स्वीप जोन भी हो सकता है। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल ऑफ देम। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ये सारे वीडियोस आप पहले जाके देख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करके करने वाले हैं, और क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है कि हमें यहाँ पे बाइंग ही करनी है तो इसीलिए हमें सिर्फ डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक मिडिल टाइम फ्रेम चूज करना होगा फॉर बेटर प्रिसीजन, ताकि हम सही से अपना डिमांड जोन मार्क कर पाए, एंड फॉर दैट वी हैव चोजन 1 आवर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा स्विंग लो है जहां से मार्केट एक इंपल्सिव अप मूव दी है, और ये उसकी प्रीवियस कैंडल है जिसे हम यहाँ पे कनेक्ट करके एक डिमांड जोन
जोन बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डिस्काउंट और प्रीमियम जोन भी मार्क कर लेना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे फिबोनाची टूल यूज करने वाले हैं और इसकी सेटिंग्स आपकी स्क्रीन पे ये है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप बाद में ये भूल ना जाओ। तो अब हमें यहाँ पे इसे स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक अप्लाई कर लेना है, जिसके बाद यहाँ पे ये ऊपर वाला जोन प्रीमियम जोन है और यहाँ पे सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी है, और यहाँ पे ये नीचे वाला जोन डिस्काउंट जोन है जहाँ पे हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, क्योंकि ये एरिया ओवरसोल्ड रीजन कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे प्राइस अभी भी ओवरबॉट या प्रीमियम जोन में है, तो अभी हमें यहाँ पे इसे बाय करने की जरूरत नहीं है और हमें यहाँ पे इसे अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना है और वेट करना है कि प्राइस पहले अपने डिस्काउंट जोन में आए और डिमांड जोन से रिजेक्शन ले। इसके अलावा अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो हम लोग ने यहाँ पे पहले ही स्टैब्लिश कर लिया है कि प्राइस अप ट्रेंड में, मीनिंग यहाँ पे प्राइस हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन कर रही है और आगे भी करेगी, जिसके कारण हम अज्यूम कर सकते हैं कि बायर इस लो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करेगी। और अगर इन केस प्राइस इस लो को ब्रेक कर देती है तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और फिर हमें यहाँ पे बेरिश साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो यही लोकेशन स्टैब्लिश करने का तरीका है। एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, प्रीमियम या डिस्काउंट जोन मैप करो, इंश्योर करो कि लॉन्ग्स के लिए आप इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे यानी डिस्काउंट जोन में ट्रेड कर रहे हो, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जितना नीचे डिस्काउंट प्राइसिंग में होगा उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि वो होल्ड करेगा, क्योंकि वो एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो ये था स्टेप नंबर 2 जो कि लोकेशन था। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। बट उससे भी पहले अभी ये चीज मत भूलना कि अभी हम यहाँ पे प्रीमियम जोन में है और हमें यहाँ पे प्राइस का पेशेंटली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आने का वेट करना है। नाउ कम्स स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूशन। अब धीमे धीमे करके प्राइस यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आती है और यहीं से हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है। अब एक चीज का ध्यान दो कि जब तक प्राइस यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं आ जाती है तब तक हमें लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं आना है और एंट्रीज नहीं ढूंढनी है, एंड दिस सिंपल स्टेप विल सेव अ लॉट ऑफ योर मनी। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता है, लोकेशन यानी कहाँ पे बाय करना है ये पता है। फाइनली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पे अब बाय कब करना है। तो इसके लिए हमें जैसे ही प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर कर जाए तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाना है, और इस केस में यहाँ पे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है और कंफर्मेशन ढूंढना, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसे देख के यहाँ पे बाय कर लें तो अभी भी चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे 15 मिनट पे यहाँ पे लोअर लोज बनाता हुआ सीधे नीचे क्रैश कर जाए, और ये भी चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे इस लो तक पूरा नीचे आए और तब वहां से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा ऊपर चले जाए। अब इस चीज से बचने के लिए हमें यहाँ पे इन 3 चीजों को देखनी है, जिसमें से पहला है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, जिसे हम एक इंगल्फिंग या पिन बार कैंडल से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा है हमें यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद उसी डायरेक्शन में क्लोज होने का वेट करना है, और फाइनली तीसरा है फेलियर टू क्लोज अगेंस्ट द बायस। अब अगर ये तीनों समझ में नहीं आए तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आगे इसी चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे प्राइस ने अभी तक प्रॉपर रिजेक्शन नहीं लिया है, ना तो यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर प्रॉपरली एक ब्रेक और स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, मीनिंग कि यहाँ पे अभी भी बड़े अमाउंट पे बायस एंटर नहीं किए। पर फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आता है और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे पहले एक स्विंग लो की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि अब जाके यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल लूज कर रहे हैं, जिसके बाद कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे प्राइस यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करती है, जो कि हमारा पहला कंफर्मेशन है। दूसरा यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद क्लियरली यहाँ पे कंटिन्यू करते नजर आती है, विच इज आवर सेकंड कंफर्मेशन। और फाइनली प्राइस यहाँ पे हमारे छोटे टाइम फ्रेम के बायस जो कि बेरिश था उसके अगेंस्ट क्लोज हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे इस लिक्विडिटी की फॉर्म में नजर आ रहा है। क्योंकि अगर प्राइस को यहाँ से सीधा नीचे जाना होता तो यहाँ पे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करके रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करने के बजाय सीधा यहाँ पे प्राइस नीचे जाती या कैंडल नीचे जाती और उसके नीचे क्लोजिंग दे देती और वहां पे फिर कंटिन्यू भी करती, जिसके बाद हम अपनी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं और स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख के और फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ पे टारगेट करना है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोसेस इज टू फॉलो द स्टॉप लॉस, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइस अगर इसे ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि हमारा बायस प्रॉब्ली गलत है और प्राइस यहाँ से अभी भी नीचे जा सकती है। और हमें अपना स्टॉप लॉस हमेशा एक ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे हम प्रॉपरली बता पाए कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज हो रही है तो प्रॉबेबली हमारा बायस गलत था और हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड या तो रिवर्स कर लेनी चाहिए या तो वहां से प्रॉपरली एग्जिट कर लेना चाहिए। इस केस में प्राइस ऊपर जाके हमें हमारा टारगेट दे देती है, एज सिंपल एज दैट। और हमने सिर्फ यहाँ पे 3 सिंपल टाइम फ्रेम्स का यूज किया, 4 आवर डायरेक्शन के लिए, 1 आवर लोकेशन के लिए और 15 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए, जहाँ पे हमने 3 कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढी। सो 3 स्टेप, 3 टाइम फ्रेम एंड 3 कॉन्फ्लुएंसेस, एंड दैट्स इट। बट इसके अलावा दिस इज अ फुल्ली फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी जहाँ पे आप डायरेक्शन, लोकेशन और एग्जीक्यूशन में कोई भी स्टेप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे इसे एक और एग्जांपल से देखेंगे, बट उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसने मुझे काफी परेशान किया है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि नॉइज को फिल्टर आउट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है वो ऑब्वियसली एक A+ सेटअप या
स्ट्रैटेजी है क्योंकि हर एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पे चेक ऑफ हो रहा है और यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने से पहले सफिशिएंट प्रिपरेशन और एनालिसिस भी किया है। पर कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहाँ पे ये 3 स्टेप्स आप कर लेते हो और प्राइस आपकी डिजायर्ड लोकेशन तक नहीं पहुंचती है या लोकेशन तक पहुंच जाती है पर कंफर्मेशन सिग्नल नहीं देती है, मतलब कॉन्फ्रेंसेस नहीं मिलते हैं। उन दिन ट्रेड से दूर रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे बचने के लिए फिजिकली आप अपने हाथ को कीबोर्ड से दूर कर लो, हटा लो, बट ट्रेड मत करो। कब ट्रेड करनी है, कब एंटर करना है ये जानना जरूरी है, पर कब ट्रेड नहीं करना है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप उन टाइम्स पे ट्रेड करते हो जब आपको नहीं करनी चाहिए तो आप बहुत सारे स्टूपिड डिसीजंस लोगे, अननेसेसरी लॉसेस करोगे और ये वर्थ इट नहीं है। हम यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रेडर्स वैसे भी अचीव नहीं कर पाते हैं। पर अगर आप उसमें भी गलत ट्रेड्स में एंटर कर रहे हो तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको लॉस करने से नहीं बचा सकता है और ना ही कोई स्ट्रेटेजी आपको बचा सकती है। मैं पर्सनली जब तक प्राइस बीच में कहीं भी होती है वहां पे एंटर नहीं करता हूँ और तब तक वेट करता हूँ जब तक प्राइस अपने लोकेशन पे आ ना जाए। अब चाहे भले ही प्राइस वेट करते करते अपने एंट्री प्राइस पे पहुंचने से पहले टारगेट ही पे क्यों ना पहुंच जाए, हमें यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं करनी है क्योंकि ट्रेड भले ही दूसरी मिल जाए, यहाँ पे पैसे आपको दोबारा नहीं आने वाले हैं। अब दूसरी बात आपको हमेशा जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे कभी भी आपको एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के बिना ही, क्योंकि उनको अपना बायस पता है इसलिए वो पहले ही एंटर कर जाएंगे और ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। बट व्हाट आई डू इज आई वेट फॉर द प्राइस टू गिव मी अ कंफर्मेशन और आपको भी ठीक कुछ ऐसा ही करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं उन ट्रेड्स में एंटर नहीं करता हूँ जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग बायसेस एक साथ फॉर्म हो जाते हो। जैसे अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बजाय सीधा यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देता और दोबारा यहाँ पे ऊपर जाके रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर दे तो बैक ऑफ द हेड मेरा यही चलता रहेगा कि प्राइस यहाँ पे एक इंटरनल बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया है और कंफ्यूजन यहाँ पे हमेशा रहती कि प्राइस शायद यहाँ से ऊपर जाने के बजाय सीधा नीचे चला है। तो ऐसे केसेस में जब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है तो उस समय यहाँ पे आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ट्रेड में एंटर करने से पहले एक प्रॉपर कन्विक्शन होना चाहिए और सारे कॉन्फ्रेंसेस प्रॉपरली फॉर्म होने चाहिए। तो ये वो सिनेरियोज है जिनमें मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ। इन सिनेरियोज को समझना आपके लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब आप खुद इन सिनेरियोज में अपने आप को पाओ तो ऐसे टाइम में आप मार्केट से बाहर ही रह पाओ। अब यहाँ पे फाइनली हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ पाओ और खुद इंप्लीमेंट भी कर पाओ। अब यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो कि प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो एक बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाती है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा हाई फैसिलिटेट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 हाई देखने को मिलेंगे, एक ये हाई है और एक ये हाई है। अब हम लोग को ये वाला हाई मार्क करके चलना है क्योंकि ये सबसे मेजर और हाईएस्ट हाई है इस केस में। अब यहाँ पे हम लोग इसको मार्क करेंगे। इसके अलावा हम लोग को एक लो चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस लो के बाद मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट करती है तो ये यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है और हमारा ये रेंज का लो बनेगा। अब इसके बाद हम लोग को एक चीज क्लियर हो गई है कि हम लोग को मार्केट में इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करना है और अगर मार्केट इन केस इस रेंज के बाहर चली जाती है तो हम लोग को वहां पे अवॉइड करना है ट्रेडिंग करना, क्योंकि वो एक नॉइज है। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 जहां पे हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 जो कि है लोकेशन, मतलब कि हम लोग को ट्रेड कहां पे और किस पॉइंट पे लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस हाई को इस लो से कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम लोग को 2 जोन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो भी लेवल है इसको हम लोग प्रीमियम जोन कहेंगे और इसके नीचे जो भी लेवल है इसको हम लोग डिस्काउंट जोन कहेंगे। और हम लोग क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड या कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और वो हम लोग प्रीमियम जोन में करेंगे, क्योंकि प्रीमियम जोन का मतलब होता है कि मार्केट वहां पे ओवरबॉट है। अब यहाँ पे क्या देखने को हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ मार्केट अभी भी डिस्काउंट जोन में है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे। अब दूसरी चीज जो हम लोग को यहाँ पे लोकेशन के अंदर करनी है वो सप्लाई जोन मार्क करना है। सप्लाई जोन इसलिए क्योंकि फिर से हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी है, यहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक सप्लाई जोन आप लोग को यहाँ पे टॉप पे देखने को मिलेगा और ये सबसे आइडल जोन है यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने का। बट इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मेरी नजर में 2 और यहाँ पे सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे इसको मिटिगेट कर चुकी है, मतलब मार्केट दोबारा इसको टैप करके यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा चुकी है। तो यहाँ पे चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ पे रुकेगी। बट इसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे तो इस हाई को अगर हम लोग मार्क किया जाए तो यहाँ पे हम लोग का एक और यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो इन दोनों को ही मार्क करके चलेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो सबसे अच्छी बात, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है तो वहां पे भी हम लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला सप्लाई जोन अभी प्रॉपर्ली मिटिगेट नहीं हुआ है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो अब इसको हम लोग प्ले करते हैं और देखते हैं मार्केट का यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। तो इस पॉइंट पे मार्केट एक ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुकी है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से
रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हम लोग को एग्जीक्यूशन कहाँ पे करना है। तो हम लोग स्टेज 3 पे आ चुके हैं यहाँ पे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे और उसमें भी अगर देखा जाए तो हम लोग को काफी क्लियरली दो चीजें तो यहाँ पे ऑन स्पॉट क्लियर हो रही है। सबसे पहला कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले चुकी है, पिन बार यहाँ पे कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल भी बनाई है और उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे इंटरनल ब्रेक और स्ट्रक्चर भी फॉर्म किया है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू भी कर रही है और मार्केट उस चीज का कंफर्मेशन भी दे रही है। थर्ड चीज यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट अपने यहाँ पे अगर इंटरनली देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बना रही थी। तो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बुलिश था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपने बायस के अगेंस्ट क्लोज हो रही है। यहाँ पे बायस अगर देखा जाए तो बुलिश था और अगर इस बायस के साथ मार्केट को जाना होता तो मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती। तो अब हम लोग को क्या करना है, मार्केट में हमें अपना स्टॉप लॉस हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे लगाना है जिसको अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो हम क्लियरली बता पाए कि हमने जो बायस फॉर्म की थी मार्केट में वो गलत थी। और इस केस में यहाँ पे ये वाला पॉइंट है क्योंकि मार्केट यहाँ से क्लियरली रिजेक्शन ले रहा है। और अगर इन केस हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और फिर यहाँ पे हम बता भी ना पाते कि मार्केट हमारा यहाँ पे बायस ब्रेक नहीं कर रही है। तो हमेशा सबसे पहले स्टॉप लॉस का पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग का 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक बनेगा और ये एक कह सकते हो कि एक अच्छा लो भी है, तो हम लोग इसको टारगेट भी कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि मार्केट पे यहाँ पे इसका क्या रिएक्शन था। तो मार्केट स्लोली करके यहाँ पे नीचे आती है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे जरूर लेती है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि हमारे टारगेट की तरफ ही मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, जिसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे करेक्ट थे और हमने अपना सही बायस यहाँ पे फॉर्म किया था। उसके बाद थोड़ी ही देर में यहाँ पे मार्केट हमारा टारगेट हिट करती है और मार्केट वहां से और भी नीचे चली जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेड करने का सिर्फ एक इकलौता तरीका है, ये सिर्फ मार्केट मैकेनिक्स का छोटा सा हिस्सा है जो आपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा इस टाइप की स्ट्रैटेजी मार्केट में हर समय काम नहीं करती है और हमें हर मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उन वीडियोस को किसी भी हालत में मिस मत करना। और तो और हम लोग ने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, जिसे आप जाके तुरंत अभी देख सकते हो। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, बिकॉज दिस इज व्हाट कीप्स अस मोटिवेटेड।